अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। प्रोग्राम हमने कुछ और करना था लेकिन उसको बदल के यानी मुझे पहले कुछ और करना पड़ रहा है। ऑब्वियसली आप लोग समझ गए होंगे कि कोयटा में जो अलमनाक वाक़या हुआ है और ज़ायरीन की बस के करीब जो धमाका हुआ जिसमें ख़वातीन और बच्चे समेत जो हैं अभी तक इतलात जो हैं उसमें 22 अफराद शहीद हुए हैं और तकरीबन 31 के करीब ज़ख्मी हैं, जिनमें कुछ की हालत जो है वो नाजुक भी बताई जा रही है। ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला एक शुरू हो चुका है जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। और आपको मैं यकीन से बताऊं कि छोटे छोटे धमाके या छोटी छोटी वारदातें तो हमने शायद उस शिद्दत के साथ रिपोर्ट करना ही छोड़ दी हैं। और दुख इस बात का होता है, यानी मुश्किल अगर पड़ती है और मुश्किल अगर सारों के लिए एक जैसी हो और यकसा हो और उसमें सब शरीक हों और उसका मुकाबला करने की कोशिश करें तो फिर इतना दुख नहीं होता, फिर इंसान को गुस्सा चढ़ता है। लेकिन दुख उस वक्त होता है कि जब कौम को डिवाइड किया जाए मुख्तलिफ धड़ों में, किसी को शिया कह के, किसी को सुन्नी कह के, किसी को देवबंदी कह के, वहाबी कह के, बरेलवी कह के, या किसी को गैर मुस्लिम कह के। और फिर जब ये सारा अगर कम आग लगी हो तो फिर सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान, मुहाजिर इन अलकाब से या एथनिक चीज़ों से बुला के जब लोगों को एथनिक पोलराइजेशन की तरफ लेके जाया जाता है और उनको शिद्दत के साथ कहा जाता है कि किसी बात पे इकट्ठे ना हो सकें, किसी एक चीज़ पे ये कौम इकट्ठी ना हो सके। होता यह है कि हम मैं आपको बताऊं कि मैं इस धमाके के ऊपर मज़ीद आपको तफसीलात भी दे सकता हूं और जो बड़ी खौफनाक है, और वो खौफनाक इसलिए है कि अगर 100 किलोग्राम का बम जो है वहाँ पे नस्ब किया गया एक ऐसी गाड़ी के अंदर या उसके करीब जो ज़ायरीन को लेके जा रही थी, तो 100 किलोग्राम का बम मस्तूम के इलाके में या 100 किलोग्राम का मवाद वो आया कैसे वहाँ पे? उसने कितने बैरियर्स और कितने चेक पॉइंट्स को उसने क्रॉस किया और वो सारों से निकला। वैसे तो यहाँ पे कोई नेल कटर भी लेके जा रहा हो या कैंची छोटी तराशने वाली लेके जा रहा हो तो उसको सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो हर जगह रोक के हाथ खड़ा करके तलाशियां ले रही होती हैं, शनाख्ती कार्ड चेक कर रही होती हैं। लेकिन 100 किलोग्राम का यानी धमाका खेज मवाद वहाँ पे चला गया और किसी को परवाह नहीं हुई। अब एक दिन में एक से ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं और मैं आपको बताऊं कि आज के वाक़या जो है उसकी जो अभी तक मेरे तक मुझ तक इन्फॉर्मेशन आई है, अनकन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन है। आपको ख़बरों में ARY कंफर्म भी करता रहेगा, वक्तन फ़वक्तन हर घंटे के बाद हम आपको अपडेट दे रहे होते हैं कि जिन लोगों को लाल मस्जिद ऑपरेशन में से कुछ लोग थे वो इसमें बराह रास्त इसमें शायद शामिल हैं, या एक मखसूस ग्रुप जो है जिसको जो हमारी अदालतों के थ्रू गुजर चुका है वो इसमें शामिल है। तो मुबारक हो इफ्तिखार चौधरी साहब को कि जिन्होंने किसी दहशतगर्द को प्रोसिक्यूट नहीं होने दिया। मुबारक है उन तमाम लोगों को जिन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब को री इंस्टेट किया ताकि अरसलान इफ्तिखार की एम्पायर जो है वो और ज़्यादा बड़ी हो जाए। मुबारक हो हुक्मरानों को कि जो हफ्तों में नहीं, महीनों में नहीं, दिनों में नहीं, बल्कि घंटों में शायद खाने की हवस जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्योंकि आज भी जो मैं स्कैम आपके पास लाऊंगा वो बहुत बड़ा ही स्कैम है, कल की एक किस्म की कॉन्टीन्यूटी है। लेकिन सबसे पहले कोयटा से मुझे ज्वाइन करें शाहिद रेन, ARY के ब्यूरो चीफ हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुबशर सर। शाहिद साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। शाहिद साहब मुझे बता सकते हैं कि अब तक कुल कैजुअल्टीज़ जो हैं वो कितनी हैं और बराह रास्त क्या किसी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है? मुबशर साहब, जो कुल कैजुअल्टीज की तादाद है 22 अफराद अब तक के वाक़े में जाबाक हो चुके हैं, जबकि 40 से ज़ायद जख्मी हैं जिन्हें कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल कोयटा में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और उनमें भी बताया जा रहा है 12 के करीब जो अफराद हैं उनकी पोजीशन क्रिटिकल है, अब तक उनकी जो है हालत खतरे से बाहर नहीं है, उनको ट्रीट किया जा रहा है कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल कोयटा में। जहां तक वाकई की जिम्मेदारी का ताल्लुक है, ताहाल तो जिम्मेदारी कबूल नहीं हुई, लेकिन माजी में इस तरह के जो वाकयात हुए हैं जिनमें जो है शिया ज़ायरीन को निशाना बनाया गया, इन वाकयात की जिम्मेदारी जैशुल इस्लाम नामी तंजीम और लश्कर जंगवी नामी तंजीम कबूल करती रही हैं। जी मुझे ये बताएं कि एक बात मैं खुल के कह रहा हूँ, नाजरीन को पता होना चाहिए इस बात का। नाजरीन, मैं आपको वो बात कहने लगा हूँ कि जो शायद आपको मीडिया पे आम एंकर्स या मेरे कॉलीग्स जो हैं वो ना कह सकें
कि इस वक्त मीडिया बड़ी सीरियसली अंडर थ्रेट है और मीडिया के ऊपर एक बड़ी सख्त तलवार है कि हम रिपोर्ट करें, कैसे करें, क्या करें। और हमारा अलमिया ये है कि हम दूसरों से थ्रेट नहीं है, वो तो है ही है, वो तो पूरे मुल्क को है, हमें तो अपनों से है कि जब जियारत में कायद-ए-आज़म की रेजिडेंस को उड़ाया गया रॉकेट लॉन्चर्स इस्तेमाल करके और उसकी फुटेज यूट्यूब के ऊपर आई और उसके ऊपर क्लेम हो गया कि जी ये हमने किया, और ARY ने जब उसको फुटेज को दिखाया एक प्रोग्राम में, सदफ ने, आपको याद होगा, तो फौरी तौर पे इफ्तिखार चौधरी साहब ने ARY के ऊपर ही एक्शन लेना शुरू कर दिया। उन्होंने उन दहशतगर्दों के ऊपर नहीं लिया। यही वो ड्रामा है और यही वो मजाक है इस मुल्क और कौम के साथ जो इतने अरसे से ये लोग खेलते आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क आज इस नहज पे पहुंच गया है कि तबाही के दहाने पे हम खड़े हैं। क्यों शायद रैन, मैं सही कह रहा हूं? जो जियारत में हुआ था उसके ऊपर आपको भी भुगतना पड़ा जाके अदालतों में? जी मुबशिर साहब, जियारत का जो वाकया हुआ उसकी फुटेज जब सोशल मीडिया पर आई और उसके बाद जब वो एक प्रोग्राम में ऑन एयर हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब उसका सोमोटो नोटिस लिया गया तो उस केस की हेयरिंग के दौरान मुझे मतलब कभी भी डेली सुबह अदालत में जाना पड़ता था और डेली सुबह उस केस की हेयरिंग के सवालात और जवाबात होते थे। लेकिन एक ही चीज पर हमेशा मैंने कहा कि वो बज़िद रहे कि आपके चीफ एग्जीक्यूटिव कब पेश होंगे। और उसके बाद जब FIR भी हुई, FIR के लिए जब बलूचिस्तान हुकूमत से हमने राब्ता किया, जब FIR हुई तो बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हैं, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया कि जी हमारे कोई अहकामात नहीं थे, लेकिन रिमार्क्स मौजूद थे और उन रिमार्क्स की बुनियाद पर ARY के खिलाफ FIR की गई। शाहिद, थैंक यू वेरी मच। और वही इफ्तिखार चौधरी इस वक्त लाहौर में 12 करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अपना घर जो बना रहे हैं। मुस्तफा रमदे के साथ वाला घर उनका बन रहा है लाहौर कैंट के अंदर। वही इफ्तिखार चौधरी जिनको करोड़ों की बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जा रही है, आज उनके लिए 2-2 मोबाइल फोन सैंक्शन हो गए हैं, उनके लिए नौकर सैंक्शन हो गए, 15 गार्ड सैंक्शन हो गए। सजा किसको दी इफ्तिखार चौधरी ने, यूसुफ रजा गिलानी के अलावा, कि उनको इतने गार्ड्स और इतनी प्रोटेक्शन मिलेगी? किसके खिलाफ उन्होंने बात की है? स्वाय पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को छोटा करने की कोशिश जो उन्होंने की, या एक मीडिया का खास सेक्शन जो था जिसने इतने अरसे से एक ढोंग रचाया हुआ है, कभी मिसिंग पर्सन के नाम पे, कभी सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम पे, कभी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बदनाम करने के नाम पे, अफवाज पाकिस्तान को जो उनको जख्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज उसका नतीजा हो रहा है कि आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, खासतौर सिविल सिक्योरिटी फोर्सेस, वो बिल्कुल उनमें आपस में किसी किस्म की कोहेजन नहीं है और सियासी मकासद के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं कि 3 दिन पहले सिंध में जब कराची के लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से मीटिंग हुई, वजीर आला कायम अली शाह ने वो बुलाई, तो उसमें रेंजर्स के सीनियर एहलकार मौजूद नहीं थे, क्योंकि रेंजर्स रिपोर्ट करते हैं फेडरल गवर्नमेंट को, इंटीरियर मिनिस्टर जनाब चौधरी निसार अली खान साहब को, उनको रिपोर्ट करते हैं, और उन्होंने उनको वहां पे पीछे कर लिया। अब जब पुलिस और रेंजर्स की आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग ही नहीं होगी और वो अलग अलग अगर काम करेंगे, तो कराची इस वक्त क्यों तबाही के दहाने पे नहीं होगा। और कराची से जैसे आज पोलियो वर्कर्स को मारने की इतलात आई, 3 पोलियो वर्कर्स को मार दिया गया, वैसे तो बेगुनाह शहरी तो उसकी तो जानो माल का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। कराची इस वक्त बाकायदा आतिश फिशान लावा बन चुका है, जो अल्लाह माफ करे, पता नहीं किस वक्त तो किसी भी वक्त फट सकता है। 1 साल पहले जब मैंने ARY के ऊपर एक प्रोग्राम किया और मैंने क्लेम किया कि 9 एरियाज कराची के ऐसे हैं जो नो गो एरियाज हैं और वहां पे गैर मुल्की अफराद का जिनमें उनका कब्जा है, तो मेरा मजाक उड़ाया। आज सारे वो ही बात कर रहे हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप अपने मजहबी और अपने इलाकाई तासुबात भुला के पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत के लिए एक नहीं हो सकते, तो एक एक करके हम सब मारे जाएंगे, हम में से फिर कोई नहीं बचेगा। मैं एक ब्रेक से जब आऊंगा तो मेरे साथ होंगे बैरिस्टर जफरुल्लाह खान, एडवोकेट है। मैं जब ब्रेक से आऊंगा तो मेरे साथ होंगे इस्लामाबाद से GS साबरी साहब, हमारे साथ सेक्रेटरी पेट्रोलियम होते थे, और मुझे ज्वाइन करेंगे मुनव्वर बसीर, फॉर्मर MD पेप्को, और मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो शायद कल या परसों साइन होने जा रहा है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और एक प्राइवेट कंपनी कतर बेस, जिसमें 49% शेयर्स भी इनके हैं, और तमाम कवानीन की वायलेशन के बाद 1600
1600 सॉरी $1,680 मिलियन का स्कैम, $1,680 मिलियन का स्कैम के लोग मरते जाएं हम खाते जाएं, लोग मरते जाएं हम खाते जाएं। ये हमने अपनी कब्रों में लेके जाना है, ये हमने अपने कफनों में लेके जाना है। हमें किसी की कोई परवाह नहीं, हम झूठे नारे मारते रहेंगे, हम मुजम्मत करते रहेंगे वाकयात की, करने वाले की मुजम्मत नहीं करेंगे। उससे तो डर लगता है ना जी, उसे तो जान जाती है। और उससे हम कहेंगे कि नहीं हम तुम्हारे से मुज़ाकरात करेंगे। पता नहीं किसने मुज़ाकरात करने, किसने ऑपरेशन करना। पाकिस्तानी अपनी ही हुकूमत की नाअहली की वजह से इन हालात का सामना कर रहे हैं और उनकी हवस की। एक ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा ये पैसा कैसे खाया जा रहा है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आपको ब्रेक पे जाने से पहले मैं बता रहा था कि एनर्जी सेक्टर में जो बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान मेरे पास मौजूद हैं और GS साबरी साहब भी हैं, मुनव्वर बसीर साहब भी ऑनलाइन है। कुछ बातें मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ जो मेरे पास डिटेल्स आई हैं, और वो ये हैं कि पहले मैं IPPs के मतलब आपको बात बता दूँ। ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है ना कि IPPs को पैसे दिए जा रहे हैं सर्कुलर डेट के नाम पे, और वो सर्कुलर डेट हर 3 महीने में उतना ही हो ही जा रहा है। यानी पैसे खिलाए जा रहे हैं सिर्फ और खाए जा रहे हैं, बिजली नहीं आ रही। और इसमें मेन जो IPP प्लांट ओनर्स हैं वो सब के सब इसमें जिम्मेदार हैं। अच्छा, जो उनके हेंचमैन है खास तौर पे जिनको लाया गया, और एक को तो इंटरिम गवर्नमेंट में लेके आया गया और उस इंटरिम गवर्नमेंट के बाद इसमें लेके आया गया, वो है मुसद्दिक मलिक साहब, स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के, जिनका पेट्रोल से या गैस से सिर्फ ये ताल्लुक है कि उन्होंने अपनी गाड़ी में कभी पेट्रोल पड़वाया होगा या गैस पड़वाई होगी, उसके अलावा उनको नहीं पता, क्योंकि बाय प्रोफेशन वो फार्मासिस्ट हैं, दवाइयों का काम करते हैं, और वो भी खास मखसूस दवाइयों की जिनकी आप इश्तिहार पढ़ते भी हैं दीवारों पे। उसके बाद और ये वही मुसद्दिक मलिक है जो से पहले जनरल मुशर्रफ के बड़े करीब थे, डॉक्टर नसीम अशरफ के साथ ये NCHD में नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट जो थी उसके अंदर ये उसके रूहे रवां थे, वहां पे ये उभरे थे। मुशर्रफ की टीम के बहुत से लोग जो हैं वो इस वक्त माशाल्लाह आला ओहदों पे फाइज हैं, क्योंकि मुशर्रफ गलत आदमी लेके आया था। और उसके बाद ये है कि एनर्जी पॉलिसी 1994 की जो है 2002 की, उसमें जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट्स हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, डेट पेमेंट्स हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी कवर्ड है, कैपेसिटी परचेज प्राइस है, फ्यूल कॉस्ट है, एनर्जी परचेज प्राइस है, इन सारों को अलग अलग जब एवेल्युएट किया गया था NTDC और वापडा के तहत, तो उसमें बड़े सवालिया निशान उठे, उन सबको नज़रअंदाज किया गया। और सबसे बड़ी बात कि मेरे पास आज एक डॉक्यूमेंट पड़ी है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। एक ऐसी कंपनी को IPPs का ऑडिट करने के लिए कहा गया जिसने इससे पहले किसी बड़ी कंपनी का ऑडिट ही नहीं किया था, सिरे से ही नहीं किया था, और अब वो 380 बिलियन रुपए का ऑडिट कर रही है। और उनकी यानी इस कंपनी में कुल मुलाजमीन की तादाद है 5, 4 से 5 इसके मुलाजमीन है, और 9 IPPs को इसने ऑडिट करना था, और बगैर किसी टेंडर के इनको इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, और बगैर किसी वेरिफिकेशन के इनको किसी के कहने पे ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। और इसके बाद चाइनीज कंपनियों को भी तकरीबन $20 बिलियन के फौरी तौर पे कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए गए। आज मैं सुबह कहीं पे बात कर रहा था, रिसर्च इसकी मैं कर रहा था प्रोग्राम की, तो वहां पे यही बात हो रही थी, रुपए भूल जाओ, अब जो भी जिसको भी देना है लेना है, जिसने खाना है कच्चा वो डॉलरों की बात करें, रुपए की बात ना करें। वो $20 बिलियन कैसे दिया चाइनीज कंपनीज को, ये भी मैं आपको भी बताऊंगा। फिर आपको ये बताऊंगा कि आपकी गैस की डेफिशिएंसी जो है उसका असल हल क्या है। एक तो प्रॉब्लम है लेकिन असल हल क्या है। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है और मैं आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाने की कोशिश करता हूं आपकी स्क्रीन पे। एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है जो शायद कल सुबह को या परसों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान साइन करने जा रही है, उसका ड्राफ्ट एग्रीमेंट जो है वो मेरे पास आ गया है और आपकी स्क्रीन पे अब मैं उसको प्ले करने की कोशिश करता हूं। सबसे बड़ी बात यह कि यह कॉन्ट्रैक्ट जो है कतर लिक्विफाइड गैस कंपनी लिमिटेड और PSO के दरमियान होना है, और कतर गैस जो है वो एक प्राइवेट कंपनी है
और कतर हुकूमत ने इस कंपनी को हिदायत की है कि सिर्फ जाती हैसियत में नेगोशिएशंस करे, हुकूमत को से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इन एसेंस ये गवर्नमेंट टू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसको बगैर किसी टेंडर के नेपरा, पेपरा, ओगरा, पता नहीं कौन कौन से रा है, उनके रूल्स को वायलेट करके, और फिर गवर्नमेंट को इसके लिए सॉवरेन गारंटी दोबारा से मुहैया करनी है, जो कि एलएनजी पॉलिसी के ही खिलाफ है। लेकिन सॉवरेन गारंटी, आपको पता ना, मियां मंशा साहब कहीं से गुजरे भी उनको सॉवरेन गारंटी चाहिए होती है। उन्होंने अगर गाड़ी भी सड़क पे निकालनी होगी, अब मेरे ख्याल है उसकी भी सॉवरेन गारंटी मांगेंगे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो हुकूमत ही मुझे पैसे देगी और डॉलरों में देगी। और ये 15 साल का रफली मुआहदा है, जबकि 2 से या 3 साल से ज्यादा कहीं पे भी नहीं होता। और प्राइस को भी फिक्स कर दिया परसेंटेज में, और कोई अब उसको आप उसके बाद रीनेगोशिएट नहीं कर सकते। तकरीबन $36 मिलियन माहाना का टीका लगेगा एक्स्ट्रा, यानी ये खर्चे की बात नहीं कर रहा। जो कॉन्ट्रैक्ट रेट्स अवेलेबल थे गवर्नमेंट को, उनको छोड़ के, उनको नजरअंदाज करके, बगैर टेंडर के, बगैर प्रॉपर बिडिंग के एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है जिसमें $36 मिलियन महीने के एक्स्ट्रा कोई खाएगा। कौन खाएगा ये आप सोच सकते हैं, ये कौन कौन खाएगा। तकरीबन $1,640 मिलियन टोटल 15 साल के ऊपर, सॉरी 6,480, आई स्टैंड करेक्टेड, $6,480 मिलियन खाने का इरादा है। बैरिस्टर साहब, आप तो गए अदालत में, क्या हुआ? देखिए, ये एक जो ऐसी डेफिशिएंसी चल रही है 2005 से चल रही है, और 3 बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किए हैं। 2010 में रिजेक्ट हुआ है, 2013 में भी रिजेक्ट हुआ है फॉर नॉन ट्रांसपेरेंसी के लिए, और इतनी हेस्ट में जो काम किया जा रहा है इससे है। और आखिरी जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें 2 बिडर थे, इसमें 2 बिडर थे, 2 कंपनियां थी। एक को उन्होंने QED जो उनके है क्वालिटेटिव एनर्जी डेवलपमेंट वाले कंसल्टेंट थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हालांकि वो कंपनी पहले क्वालिफाइड थी। अरे ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि अगर पाकिस्तान की यानी कतर कंपनी डिफॉल्ट करती है गैस सप्लाई करने में, तो उनको सिर्फ 10% पेनल्टी है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट करती है किसी भी चीज में, तो उसको 100% पेनल्टी है। बिल्कुल सही है। ये किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है? देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है बिल्कुल इस तरह, क्योंकि पहले था इंटेग्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट, इकट्ठा था, अब सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जो टर्मिनल पे जो गैस, सर जी आसान उर्दू में बताएं, मेरे नाजरीन मेरी तरह कहीं है बस। अच्छा, वो इस तरह के ये दोनों काम एक कंपनी ने करने थे, यानी कि जो सप्लाइंग और ट्रोलिंग थी, वो सर्विसिंग थी, वो एक ने उसी ने करनी थी, उसी ने आगे देनी थी, गैस भी देनी थी, डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी थी। अब इन्होंने उसको सेपरेट कर दिया, उससे ज़्यादा उनको पैसे बचेंगे। और जो टर्मिनल पे जो गैस आनी है, अगर सप्लाई नहीं होती, आप इस्तेमाल नहीं होती या किसी वजह से लेट हो जाए, तो आपने फुल पेमेंट करनी है उनको। और ये जो आपने मुनासिब कहा कि एग्रीमेंट जो है ये अमेरिकन कंपनी है LNG कॉनको USA, जो इससे कॉन्ट्रैक्ट होना है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और समझ आ रही है ना, इलेक्शन में धांधली किसने कराई है, इलेक्शन में धांधली किसने कराई है और क्यों करवाई है, वो भी समझ आना शुरू हो गया ना। लेकिन साबरी साहब, इससे पहले कि हम मजीद एनामलीज को डिस्कस करें, क्योंकि आप इतना अरसा इस महकमे के साथ मुंसलिक रहे हैं, पेट्रोलियम के, गैस के, DG गैस भी आप रहे हैं, मुझे ये बताएं कि हमारे पास कोई सोल्यूशन है कि अगर हम इस तरह के यानी दिखावे के कॉन्ट्रैक्ट्स ना करें, पैसे खाने वाले, पेट भरने वाले, कोई जायज सोल्यूशन है हमारे पास? पेशतर इसका कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं आपको ये बताऊं कि मैंने 35 साल एनर्जी सेक्टर में, इस मिनिस्ट्री में नौकरी की है, और मेरा वो जो है दिल रोता है और अब खूनों के आंसू रोता है कि क्या हो रहा है। जैसे आपने पहले कहा, मैं यहाँ पे 1-2 करेक्शन, हमें असल में हम प्रोफेशनल रहे हैं और हमें प्रोफेशनल्स की तरह से ये बात करनी चाहिए। बदकिस्मती हमारी ये हो गई है, मैंने कल आपका प्रोग्राम देखा नहीं, बट मैंने लोगों से पूछा, हम प्रोफेशनल्स होते हुए हम बड़ा नॉन प्रोफेशनली बात कर रहे हैं। आपके बारे में नहीं, जो 1-2 साहिबान ने वहाँ इशूज रेज किए हैं, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा और आपके सवाल का भी मैं जवाब दूंगा। तो हमें प्रोफेशनली जब तक हमने डील, LNG को इतना आसान काम नहीं है कि जो हर लल्लू पंजू और नत्थे खैरे के समझ आ जाए। ये बड़ा हाईली टेक्निकल, माफ कीजिए, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई किसी को होटविंग कर रहा हूँ, ये बड़ा हाईली करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका राइट है। ये बड़ा हाईली, एक बात मैं आपको बताऊं,
जी। एक आपको मैं साबरी साहब बात अर्ज करूं कि अगर मैं यहाँ पे तनकीद करता हूं तो अपने ऊपर तनकीद का हौसला भी बर्दाश्त मुझे है, आप मेरे ऊपर भी करें, कोई प्रॉब्लम साहब आपके भी होगी, अगर मैं हमें सही इंफॉर्मेशन दे, अगर सही होगी तो मैं जो भी बात कह रहा हूं, आई एम ऑन एयर, आई एम अकाउंटेबल। तो मैं प्रोफेशनल्स को पहले कह रहा हूं कि हमने कल भी गलत बात की और आज भी हम जो है अभी जो जिसको देख रहे हैं, और ये जो अनफॉर्चुनेटली देखिए ये जो कार है हमारा, जो आपने 1.6 बिलियन डॉलर्स पर है या ओवर द पीरियड 6 बिलियन डॉलर्स का लॉस बताया, इसी तरह का एक खबर आई थी 29 मार्च को जो छपी थी न्यूज में, $1 बिलियन LNG स्कैम लैंड देन फेडरल कैपिटल, उसके ऊपर सुओ मोटो ले लिया। और जो आज आप मुबारकबादियां दे रहे हैं इफ्तिखार चौधरी साहब को, उसमें एक ये भी ऐड कर ले कि उन्होंने जो 1 अप्रैल 2010 अखबार का मुझे आप हवाला दे रहे हैं, खुदा के लिए अखबार का हवाला दें, आपने न्यूज और जंग के हवाले देने शुरू कर दिए। नहीं, मैं नहीं पढ़ता ये अखबार, डेली न्यूज मुझे पता ना उनकी एंगलिंग क्या होती है, मुझे पता उनकी खबरें क्या होती हैं, छोड़ दें आप आगे चले। बट वो उस पे जो इन्होंने जो सुओ मोटो लिया, वो उस पे खबर ही ईसीसी का डिसीजन टोटली गलत था, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने वहां पे सुओ मोटो ले लिया। अब बात यह कि जैसे अभी बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब ने कहा कि 2010 में वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कि ईसीसी में दोबारा लेके जाए, अनबंडल्ड किया था सिर्फ। तो बात यह है कि 2 मरतबा या 3 मरतबा उसके बाद ये सुओ मोटो और लिया। बदकिस्मती से हमारे चीफ उस वक्त के इफ्तिखार चौधरी साहब ने इसके ऊपर मेरिट के ऊपर डिसीजन नहीं दिया। इसके ऊपर जब उन्होंने सुओ मोटो लिया, उन्हें चाहिए था कि डिसीजन देते, और इस प्रोजेक्ट की तबाही उस वक्त से शुरू हुई है। उससे पहले मैंने अपनी किताब में ये पूरा लिखा हुआ है, और जो कल आपके पास जो एक प्रोफेशनल थे उनके बारे में भी, कि 2000 इसको मैंने डिवाइड किया, 2007 से पहले मिसचिफ्स क्या थी, 2007 में क्या हुआ, और 2007 तक जो चीजें हुई वो अलग है, और 2008 के बाद जो चीजें वो अलग है। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम प्रोफेशनली बात नहीं करते। तो ये प्रोजेक्ट जो है इस वजह से ये डोलड्रम हुआ। और मैं आपको यही बताता जाऊं कि जो कल हमारे मेरे दोस्त बहुत मेरे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने जो कंसल्टेंट अपॉइंट किया था, ये पेज 155 ऑफ माय बुक है, उन्होंने कहा है कि उस वक्त की रिकमेंडेशन है, मेरा उस वक्त ताल्लुक भी नहीं था 2006 में, उन्होंने कहा है कि इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट जो हैं इस पे हमें स्पेशल एग्जाम्पशन। देखिए मैं अभी लुकमान साहब लेट मी कम बैक कि मैं अभी इस प्रोजेक्ट को जो कल या परसों हो रहा है मैं इसके ऊपर नहीं कमेंट कर रहा, मैं सिर्फ ये प्रोफेशनली बता रहा हूं कि उन्होंने कहा है कि उस वक्त के रिकमेंडेशन में कि सच प्रोजेक्ट जो है ये पेपरा और उसके तरीके से नहीं जाएंगे, इट हैज टू बी डन on a negotiated basis. But now coming back to your question, yes, everything is possible अगर रियल साफ हो। और हमने उस वक्त भी ये प्रोजेक्ट जब किया, उस वक्त $12.69 पर मिलियन BTU की प्राइस आई थी। अब आपने जो कल कोट किया है ये $17.25 है और $19.5 है। तो अब आप ये देख लीजिए कि कितना नुकसान हुआ हमारे एक उस वक्त के फैसले पे, गलत फैसले पे। अगर वो मेरिट पे हो जाता, जो भी गलत था वो चला जाता। हमने उसको वाइंड अप कर दिया बड़ी जल्दी में। और जो भी मैंने उसमें किताब में उस वक्त जो 19 जून को लॉन्च किया, जबकि इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, मैंने हर एक के बारे में ये लिखा है कि किस किस ने क्या किया। तो कमिंग बैक टू योर इफ्तिखार चौधरी को आर्टिकल 6 के तहत भी ट्राई होना चाहिए ना, उनके बड़े ऐसे कसूर हैं। बट एनीवे मैं 1 मिनट आपको जी मेरे साथ मुनव्वर बसीर भी हैं ऑनलाइन, फॉर्मर एमडी पेपको। मुनव्वर साहब, बात यह है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट जो देख रहा हूँ, ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट जो देख रहा हूँ एलएनजी सप्लाई का, इसमें सबसे पहली जो चीज मेरे सामने है वो ये है कि ओनरशिप ऑफ द कंपनी जो है वो कतर लिक्विफाइड गैस कंपनी के, वो अनक्लियर है कि ये प्राइवेट हेल्ड कंपनी है, पब्लिक हेल्ड कंपनी है, क्या है। और उसके बाद जो है कि गवर्नमेंट कमिट कर रही है उसको सॉवरेन गारंटी अब उसके ऑब्लिगेशंस कवर करने के लिए। ये तो एलएनजी पॉलिसी के अगेंस्ट है। फिर ये हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट को 15 साल के लिए कर दिया विद नो प्राइस रीओपनर, एक ये बड़ी प्रॉब्लम है। और प्राइस को फिक्स कर दिया एज परसेंटेज ऑफ ब्रेंट फॉर 15 इयर्स, यानी ये भी नो रीओपनर्स। और 100% टेक और पे विद ओनली 6 मंथ्स फॉर एनी मेकअप ऑफ गैस। यार ये किस किस्म की कंडीशन है। और उसके बाद आ रहा है कि पेनल्टी फॉर टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एट एनी स्टेज, यानी हम खत्म भी कर रहे हैं तो $200 मिलियन दे रहे हैं। मुनव्वर बसीर साहब, ये किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट कल थोड़ी सी बात हुई थी, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इसलिए किया जा रहा है कि इन्होंने जो अनबंडल करके सर्विसेज अलग कर दी, वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरह दिया गया एक सिलेक्ट कंपनी को, जो प्रोजेक्ट जिसके नाम से था वो अलग बात है। इसमें जो मैंने कोई थोड़ी बहुत रिसर्च की है, ये जो कंपनी का नाम कतर गैस पेट्रोलियम कंपनी जो भी नाम है,
इस नाम की कंपनी ना कोई कतर की वेबसाइट पे है, ना कतर ऑपरेटिंग गैस कंपनी के नाम से, ना कतर गैस के नाम से है। ये अगर कोई है भी तो इट इज अ न्यूली सेटअप कंपनी इन्होंने की होगी। उसका पता होगा या मियां मंशा को पता होगा या सैफ रहमान को पता होगा, आपको क्यों पता होगा? नहीं, मुझे तो नहीं पता। ये दोनों काबिल लोग हैं, इनको पता होगा। बहुत ठीक। नहीं तो ये तो आप मेरे ख्याल से ये तो हुकूमत में जो है जो ये कर रहे हैं, ये टीम जाती है आज असली तौर पे मुनव्वर साहब फैसला कर लिया गया है कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड करने का विदाउट एनी टेंडर। तमाम यानी इस मुल्क के जो कवानीन है उनको ठुड्डा मारा गया, सब ब्रेक हो रहे हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली आपने सही कहा। और ये जो है ना, देखिए ये पहले खुद टेंडर में था 5 साल का रीओपनर, और उसमें और काफी कंडीशंस थी। और हमेशा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बैलेंस होता है कि जो फेलियर है डिफॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ सप्लायर होता है, डिफॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ बायर। तो अगर आपने सारा लोड डाल दिया बायर पे, जो पाकिस्तान गरीब मुल्क है, और सप्लायर जो है वो वेदर दैट इज अ न्यू कंपनी, डमी कंपनी, न्यूली फॉर्म कंपनी, कतर गैस की सब्सिडी जो भी है वो तो वक्त बताएगा। तो वो उसको किस लिए फेवर किया जा रहा है, व्हाट इज द इंटेंट। और दूसरी बात जो है, ये इसमें बहुत डिस्प्यूट चलता है कि जी प्राइस डिफरेंस क्या है। ये तो अखबारों में कैलकुलेशन द्वारा आई है कि जी एक रिकॉर्डेड सुप्रीम कोर्ट के अंदर है कि जी इस कंपनी में 3 कंपनी की बिड थी। टर्किश कंपनी की बिड भी कोई $18 थी, एक 17 थी, एक 2 थी 17 में कुछ, और मतलब एंड प्राइस डिलीवर्ड एट द SSGC इंटरकनेक्टिंग पॉइंट। राइट, मेरे साथ रहिएगा। कैलकुलेट करें $19, तो आप देख लें फर्क। बिल्कुल आपने ठीक कैलकुलेशन की, मैं एग्री करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मुनव्वर साहब मेरे साथ रहिएगा, GS साबरी साहब मेरे साथ हैं, बैरिस्टर जफरुल्लाह खान मेरे साथ हैं। वी टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। साबरी साहब, अगर आप वादा करें कि आप मुझे हिस्ट्री का लेसन नहीं देंगे तो मैं एक छोटा सा सवाल पूछ लूं आपसे। जी यानी मासी में जाए बगैर अगर आप मेरे सवाल का ही जवाब दे दें तो मेहरबानी है। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंट हो रहा है बगैर किसी टेंडर के हो रहा है, इतने $billion का, जिसके लिए नेप्रा, ओगरा, पेपरा सबको साइडलाइन करके विदाउट एनी टेंडर ये एक अपॉइंट हो रहा है। मैं कह रहा हूं दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी होगी, दुनिया का सबसे अच्छा रेट भी होगा, लेकिन तमाम के तमाम कवानीन तोड़ के क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान की तारीख में कभी अपॉइंट हुआ है? जी यह बिल्कुल बजाय कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं हुआ। इसलिए मैं माफ कीजिए कि पहले मैं जो तारीख में गया ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि क्यों इसके लिए चीजें जरूरी है। मैं आपसे मुत्तफिक हूं इन चीजों के ऊपर कि जो पेनल्टी है ये बराबर की होनी चाहिए। मैं इस तरह भी मुत्तफिक हूं कि जो है सवरन गारंटी हमारी उसमें $300 मिलियन का था, हमारा बैंक गारंटी थी, सवरन गारंटी नहीं थी। मैं इससे भी मैं मुत्तफिक हूं। मेरा सिर्फ अर्ज जो था मैंने पहले प्रीएम्बल में डाला कि हमें प्रोफेशनली समझना चाहिए कि क्या चीज है, क्योंकि मुझे अभी भी डर है कि ना हमारा टर्मिनल पहले आएगा। जो टर्मिनल अवार्ड हुआ है उसमें जो कबाते हैं पोर्ट कासिम के ऊपर, मैं हिस्ट्री नहीं, मैं ग्राउंड रियलिटीज कह रहा हूं, एंड आई एम अकाउंटेबल मिस्टर मार्शल लुकमान व्हाट एवर आई एम सेइंग। उसमें आपका जब तक आप वहां पे पूरे पोर्ट फैसिलिटीज ठीक नहीं ऑगमेंट करते, अंडर नो सर्कमस्टांसेस एंड अनदर हायर और हैवी LNG वेसल कैन कम एंड बर्थ ओवर देयर, दैट इज वन पार्ट। हैविंग सेड दिस, यस इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने सिर्फ जैसे अर्ज की कि मुनव्वर बसीर साहब बैठे हुए, ही वाज द MD उस वक्त 2006 में भी इन्हीं ने जो कंसल्टेंट अपॉइंट किया था उसने भी कहा था कि नेगोशिएशन से होगा, बट नेगोशिएशन, और उन्होंने कहा था कि इसमें आप ये पेपरा वगैरह को थोड़ा सा आपको वो रिलैक्सेशन लेनी पड़ेगी, लेकिन जो नेगोशिएशन है प्रोफेशनली हो। ये जो जिस तरह हुई है या जो जल्दी में हो रहा है, ये मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है। और इसमें हमें प्राइस तो अलग बात है, जैसे आपने कहा लुकमान साहब कि प्राइस का अलग इशू है कि मेरिट पे वो सही है या नहीं, बट जो इम्प्लीमेंटेशन है मेरा सीरियस कंसर्न है कि हम शायद उसको अगले 2-3 साल भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे जब तक कि हम बेसिक इश्यूज रिजॉल्व करके आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। ये मेरा उस सिलसिले में आपको जवाब है। जफर साहब, आपके ऊपर ना एक तोहमत है
मैं आपको बताता हूँ जो इसको ऑब्जेक्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या है। सबसे पहले एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पोर्ट कानून से आपने नहीं लिया। दूसरा पेपर रूल की वायलेशन। तीसरा नैब के पास ये मुकदमा अभी पेंडिंग है। चौथी ये है कि गैस जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अफ्रीका कंट्री से अब निकल रही है और उसकी वजह से आपकी प्राइसिंग जो है डिफेक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि आने वाले वक्त में प्राइसेस कम हो जाएंगी। तो अब उसके साथ बॉन्ड होंगे जो ब्रेंट के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप आने वाली जो जनरेशन है उनको मॉडरेट करेंगे, यानी कि हमारी कौम का दिवालिया निकालने में बड़ा हाथ हो गए इन बड़े बड़े लोगों को, जो कि मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब के पहले आईपीपीस भुगत रहे हैं और अब ये भुगतेंगे। जो लोग पता है आपके मुतालिक मुझे कहते हैं ना लोग, मेरे भी तो हर एक दोस्त तो नहीं है, कुछ ना चाहने वाले भी होते हैं, आपके भी हैं। वो मुझे कहते हैं कि आपको सामने से लाके खड़ा किया गया ताकि आप एंड में आके 2 महीने तक केस हारेंगे अपना, उसके बाद ये दोबारा चैलेंज नहीं हो सकेगा। देखिए मैंने पाकिस्तान स्टील बिल का केस भी किया था, वो भी ऐसे ही था, 1 बिल्डर का केस था। हबीब बैंक का केस किया, वो भी 1 बिल्डर का केस था। अगर गवर्नमेंट ऐसे देना चाहती है, अवाम की प्रॉपर्टी है, ये किसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, किसी वज़ीर आज़म की प्रॉपर्टी नहीं है, हमें उसमें शामिल है। और आपने जो आप देखिए प्राइवेटाइज कमीशन ने जो मीटिंग की है जिसमें 6 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है, उसमें एक दफ़ा 2 मेंबर गए, दूसरी दफ़ा 3 मेंबर गए, और वही बार बार कोई HBL का मुलाजिम रहा है, कोई सिटी बैंक का मुलाजिम रहा है, और कोई स्टॉक एक्सचेंज का है, और फिर IBM के जो चेयरमैन साहब है वो IBM सारी उम्र काम करते हैं। यानी कि इनका कनेक्शन पाकिस्तान से तो मिलता ही नहीं है। जो इस तरह के कनेक्शन नहीं मिलेंगे तो लूट सेल तो होगी। 35 जो कंपनियां आप इसको इंटरप्राइजेज हैं, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं जो आप फरोख्त कर रहे हैं, तो इसमें लूट सेल तो होनी है, क्योंकि आप उनके लिए काम करते हैं जो इस मुल्क में नहीं रहते। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान, GS साबरी साहब, मुनव्वर बसीर साहब, शाहिद रेन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलते चलते आपको बताऊं कि मेरा ये प्रोग्राम तफसील से इसलिए नहीं हो सका क्योंकि इतना बड़ा सानिया जो हुआ बलूचिस्तान के अंदर और ख़ुद कराची के अंदर, उसके बाद पोलियो वर्कर्स के साथ हुआ, उनकी तो हम लम्हा बलम्हा खबर जो है वो आप तक लेके आएंगे। आप ARY न्यूज़ देखते रहिएगा। लेकिन आपको मैं एक ख़ास तौर पे एक बात बताऊं कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है। और फ्रॉड मैं बिल्कुल खुल कर कह रहा हूं, टीवी के ऊपर मैं लफ्ज़ फ्रॉड इस्तेमाल कर रहा हूं कि अगर टेंडर नहीं होता, तमाम कवानीन को बाईपास किया जाता है, तमाम प्रोफेशनल बॉडीज़ को बाईपास किया जाता है, तो मैं वसूख से कह सकता हूं कि दाल में कुछ काला नहीं, ये पूरी दाल ही काली है। और मेरा सवाल ये उठता है यहाँ पे कि जब वो एक शेर था ना कि सागर सिद्दीकी मरहूम का, उनका शेर था कि जिस शहर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, जिस शहर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। तो मियाँ साहब को और उनके भाई साहब को और उनकी फैमिली के 27 अफराद को जो हुकूमत के अंदर हैं और उनके बाकी दोस्त यार जो हुकूमतें कर रहे हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ तो शायद वो 4 टके बना लें, यहाँ तो शायद उनके शैंडलर्स आ जाएं, उनकी गाड़ियाँ आ जाएं, लेकिन आखिरत के दिन वो किस मुंह से जाएंगे और क्या जवाब दिएंगे? क्या वो अल्लाह के सामने खड़े होंगे बताने के लिए कि वो मियाँ मंशा के लिए सूद लोगों से ज़बरदस्ती लेते रहे, मसाजिद से भी, मदरसों से भी, इबादत गाहों से भी सूद किस तरह से? बिजली के बिलों में जो आपका फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज था मियाँ मंशा की जेबें भरने के लिए, क्योंकि आगे उसने भी बड़े लोगों को वापस किकबैक देनी होती है और कमीशन देना होता है, और ख़ुद मियाँ साहिबान का तो पेट नहीं भरेगा, पता नहीं कब भरेगा, ये तो आप बता सकते हैं। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।